गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप लोग सही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। बिल्कुल कर रहे होगे। सबको ऑफिसर्स बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो ऑफिसर्स बनोगे नहीं आप। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको ऑफिसर्स बनाने में हेल्प करेगा। क्या? करंट अफेयर्स और उनसे जो भी लिंक्ड बातें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। और स्टेटमेंट किस रिगार्डिंग है, किस कंटेक्स्ट में है? जी हाँ, गवर्नर। फिर से ये न्यूज में आ गए हैं, पहले भी आए थे। वंस अपॉन अ टाइम की बात है जब गवर्नर साहब RN रवि सर ने बिल्स वगैरह पास करना बंद कर दिया था तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पढ़ा था हमने तमिलनाडु के बारे में, कब? वंस अपॉन अ टाइम में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सैफरन कंट्रोवर्सी भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से गवर्नर को डील किया था। फिर से ये न्यूज में आ गए। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। क्यों आए हैं न्यूज में ये भी डील करेंगे, पर फिलहाल आप दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा अंडर आर्टिकल 142 वो कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, बट ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ CM। क्या ये बात सही है? चलो आर्टिकल हटाओ, बाकी की बात सही है। क्या जो हमारे CM है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और क्या जो मिनिस्टर्स हैं वो भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ CM? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो सही है। ये स्टेटमेंट बाबू सही हो गया। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या ये आर्टिकल 142 के अंडर में आता है? बहुत ईजी है, बहुत आराम से बताइएगा। अगर आप नहीं जानते कि कौन से आर्टिकल पे आता है, और अगर आपने मेरी पहली क्लास की होगी तब भी आप बता दोगे कि आर्टिकल 142 तो गवर्नर के रिगार्डिंग नहीं है। वो किसके रिगार्डिंग है? हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है। क्या कहता है आर्टिकल 142? वो पावर देता है टू द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड जस्टिस ऑन एनी केस पेंडिंग बिफोर देम। और हमने कब पढ़ा था? दो कंटेक्स्ट में पढ़ा था। एक अनूप बनवाल की जो केस थी उसमें, और एक मेयर चंडीगढ़ इलेक्शन में। क्या हुआ था अनूप बनवाल की केस में? लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी बनाई थी और उसमें CGI को रखा था, लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा था और प्राइम मिनिस्टर को रखा था। कहाँ से किया ये सब काम सुप्रीम कोर्ट ने? आर्टिकल 142 से किया। अनूप बनवाल की केस थी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अलावा फिर कब यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने? मेयर चंडीगढ़ इलेक्शन में किया था। क्या किया था? 8 इनवैलिड वोट्स को वैलिड करार कर दिया था। कौन सा आर्टिकल यूज किया था? आर्टिकल 142। बहुत अच्छे से डील किया था। तो आर्टिकल 142 तो सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये गलत हो गया, आर्टिकल 142 नहीं होगा। तो फिर कौन सा आर्टिकल होगा जो कहता है कि गवर्नर जो है हमारे वो अपॉइंट करते हैं CM को, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी वही अपॉइंट करते हैं, बट ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ CM। बाबू ये कहता है आर्टिकल 164। बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बिल्कुल याद रखना है। जैसे ABCD याद रहता है ना, वैसे याद रखना है। और अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, रिवाइज करेंगे हम। ये आर्टिकल 142 ना नहीं भी किया होगा रिवाइज तो 10-15 बार तो कर ही लिया होगा। जो रेगुलर सेशन देख रहे हैं ना उनको वो इरिटेट होते होंगे कि यार कितना हो गया, बस करो। समझ गए 142? सच में ABCD भूल जाएंगे पर 142 नहीं भूलेंगे, बट याद रखना है। अब इस पे फोकस करेंगे, ये भी याद कर लेंगे हम। इजी रहता है बट कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अगर 142 की जगह 164 होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट वहां पे 142 है और 142 सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है, 164 कहता है। ठीक है, चलो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आर्टिकल 356 के बारे में कह रहा है कि आर्टिकल 356 के अंडर में गवर्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट रूल को। बताओ, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 356 के अंदर में जो हमारा राज्यपाल है वो राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करते हैं। जी हाँ, करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सही विकल्प चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो सिर्फ दो ही सही है, तो हम क्या कहेंगे? जी केवल दो ही सही है, पहला नहीं सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो डील कर लिया। अब कंटेक्स्ट जानते हैं कि हमने क्यों क्वेश्चन डील किया था, क्या हुई है गवर्नर को लेके। तो आपके इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनेशन सेक्शन में ये आर्टिकल आया हुआ था, बहुत बढ़िया आर्टिकल था, जो बताता है RN रवि सर जो गवर्नर है तमिलनाडु के वर्सेस तमिलनाडु की गवर्नमेंट। तो हुआ क्या है, चलो अच्छे से बताती हूँ। सी ये है पोनमुडी सर, ये तमिलनाडु के मिनिस्टर रह चुके हैं और कन्विक्टेड है। ठीक है, 3 साल की इनको सजा मिली हुई है, 50 साल का जुर्माना लगा हुआ है माइंस और मिनरल्स केस में। ठीक है, करप्शन किया था तो मद्रास हाईकोर्ट ने लगा दिया इनका जेल 3 साल की।
मिनिस्टर थे, अब मिनिस्टर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सेक्शन 8 क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कन्विक्टेड है, ओके, नॉट लेस देन 2 years, वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। शैल है, ठीक है, मे नहीं है, शैल है, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट, ओके। और जब वो अपना जो पनिशमेंट टेन्योर है, जो पीरियड है, वो खत्म करके आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर से चुनाव लड़ने लग जाएंगे, जी नहीं, उसके बाद फिर उनको 6 साल वेट करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, तो उसके बाद फिर 6 साल और वेट करो, उसके बाद फिर वो चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो वैसे ही बूढ़े रहते हैं, फिर ऐसे ही उनका हेल्थ डाउनग्रेड हो जाएगा, तो मतलब मोटा मोटी नहीं लड़ सकते आप चुनाव अगर आप कन्विक्टेड हैं नॉट लेस देन 2 years। ये इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा। तो इसके हिसाब से इनको तो 3 साल मिला है, तो ये तो डिस्क्वालीफाइड हो गए। तो अब पुन मुंडे सर तो घबरा जाएंगे कि यार ये तो मेरी नौकरी चली गई, घबराएंगे ना। और किसने ये दिया वर्डिक्ट? मद्रास हाई कोर्ट में। तो वो गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने, और चैलेंज किया मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को कि देखिए सर, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, प्लीज कुछ कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? टेम्पोरली हार्ट लगा दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, होल्ड पे रख दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम होल्ड पे रखते हैं, अच्छे से देखेंगे ना क्या है, ठीक। अब ये हो गया, तो पुनमुंडी साहब अभी उनके ऊपर केस चल रहा है, कन्विक्टेड नहीं हुए, तो वापस से एज ए मिनिस्टर रीइंस्टेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। राहुल गांधी सर का ये केस याद है, लास्ट ईयर हुआ था, सूरत वाला डिफेमेशन केस, तो उनके ऊपर गुजरात के हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी थी, तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनको स्टे मिला, फिर वापस से आए ना लोकसभा में, बिल्कुल आए। उसके अलावा आप एक एमपी हैं फैजल, ठीक है, इनके ऊपर ये कारावटी लक्षद्वीप के एमपी हैं, ओके, इनके ऊपर 10 साल की सजा है, मर्डर का केस है, पर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, तो काम कर रहे हैं एज ए मिनिस्टर। तो राहुल गांधी सर का हो गया, फिर इनका हो गया, ये सब भी तो कन्विक्टेड थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो अब काम कर रहे हैं ना, तो इस हिसाब से इनको भी काम करना चाहिए। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों ने इनको बना दिया, इनको नहीं, पोनमुंडू साहब सर को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, बट RN रवि सर ने मना कर दिया। आर्टिकल 164 क्या कहता है? सीएम जो है वो बताएंगे गवर्नर को कि देखिए हमको इनको मिनिस्टर बनाना है, आपको बनाना है, और शैल लिखा हुआ है, तो मतलब आपको बनाना ही बनाना है, आपको करना ही करना है जो मैं कह रहा हूं। MK स्टालिन सर ने मतलब अगर नाम दिया है पोनमुंडू सर का, तो इनको साइन करना होगा, इनको अपॉइंट करना होगा, बट इन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन मोडालिटी, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सस्पेंड किया है, ठीक है, स्टे लगाया है, उन्होंने बिल्कुल उनको एकदम बाइज्जत बरी नहीं कर दिया है, ठीक है, और इनके ऊपर करप्शन का केस लग रहा है, ये तो सही नहीं होगा ना। किसने कहा? इन्होंने कहा। ये कौन है? RN रवि सर है। बस यही कहानी है। तो इसीलिए फिर तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो कहाँ गई है? सुप्रीम कोर्ट गई है कि देखिए ना सर, आर्टिकल 164 का उल्लंघन कर रहे हैं। कौन? RN रवि सर, कुछ कीजिए। आपने सस्पेंड कर दिया, आपने स्टे लगा दिया, हमें बनाना है पोनमुंडू सर को एजुकेशन मिनिस्टर, RN रवि सर अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर से गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट गए। यही पूरी आर्टिकल थी, समझ में आया? तो इस तरह का टशन हमेशा आपको देखने को मिलते रहेगा। ये है MK स्टालिन साहब, और आर्टिकल 164A इसका पालन नहीं किया RN रवि सर ने, इसीलिए ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो, मतलब ये नहीं पोनमुंडू सर गए हैं, तो मतलब बात तो वही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गगनयान, इसको भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में डील कर लेंगे। फिलहाल ये 4 स्टेटमेंट है, सही बताना है कौन सा है, क्यों है ये न्यूज में, बताओ। तो 4 क्रू मेंबर्स जा रहे हैं गगनयान मिशन के तहत, ठीक है। तो क्या नाम था उनका? शक्तिमान? नहीं, शक्तियान बिल्कुल नहीं भूलना है। तो एक ऐप बनाया गया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। ओके, क्या नाम है उस ऐप का? बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत बार रिवाइज करेंगे, सखी ऐप। ओके, तो किसने किया है? इसरो ने और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किया है। क्या करेगा ये काम? जो भी क्रू मेंबर्स हैं, जो 4 मेंबर्स हैं गगनयान के, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, उनको मॉनिटर करेगा, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेगा, उनका सीमलेस कम्युनिकेशन, जो भी काम है, एक्सेस टू क्रूशियल इंफॉर्मेशन, हर एक काम करेगा ये ऐप। कौन सा है? सखी ऐप। ये न्यूज में था, अभी ताजा ताजा डेवलप हुआ है और हमारे पेपर में आया है और आपने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा सखी ऐप। ठीक है, फोन करके बोलेंगे एक दूसरे को कि हे सखी कैसे हो, तो वो बोलेंगे कि हाँ हाँ बस हम यहाँ पे उड़ रहे हैं। तो कौन सा ऐप? सखी ऐप। कौन से मिशन के तहत? गगनयान मिशन के तहत, इसीलिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो
तो गगनयान मिशन के तहत 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। जल्दी से बताओ। गगनयान मिशन फर्स्ट मैन मेड स्पेस मिशन है क्या? ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। बिल्कुल है, बच्चे को पता है। और खेल लिए गए यार, एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, हर ऑप्शन में 1 है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सही है, ये सही है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इसरो के PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा इनको क्या? नहीं, GSLV MK3 3 स्टेज में था, हमने पढ़ा था अच्छे से, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। नहीं, क्रायोजेनिक 20 का भी टेस्ट हुआ था, सफल परीक्षण हुआ था। MK3 ये कहां से PSLV आ गया? नहीं, ये गलत है ना? गलत है ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल याद रखना है। और नहीं याद होगा कोई बात नहीं, जब जब गगनयान आएंगे आपके पेपर में, ये क्वेश्चंस भी आएंगे और जो आ रहा है जो डेवलपमेंट वो भी पढ़ेंगे। बस कुछ नहीं करना है, कान खोल के सुनना है। तो ये MK3 ये तो गलत हो गया। चलो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्या ये जो मिशन है लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा? बहुत बार बोला है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट का होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। चलो ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम ये मिशन सक्सेसफुल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं, अगर हटा दो, बिल्कुल हम सक्सेस करेंगे इस मिशन में, तो क्या हम 4th कंट्री बन जाएंगे जो ह्यूमंस को स्पेस में भेज रहे हैं आफ्टर US, रशिया और चाइना। और फिर क्या होगा? हमारा प्यारा सा इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल होंगे, हम 4th नेशन बन जाएंगे जिन्होंने अपना खुद से भेजे मैन को कहा? स्पेस में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हुआ? सिर्फ 2 गलत हुआ। आपको क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो किसमें 2 नहीं है? इसमें नहीं है, हाँ? तो 1, 3, 4 ये हो गया आपका। ठीक, चलो, तो क्यों पढ़ा ये भी पढ़ लिया। कौन सा ऐप था जल्दी से बताओ? सखी ऐप था। किसने लॉन्च, किसने बनाया था? इसरो ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ मिलकर डेवलप किया है। मल्टीपर्पज ऐप है जो असिस्ट करेगा गगनयान के जो भी क्रू मेंबर्स हैं उनको। 3rd क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू लाइन। ब्लू लाइन क्या होता है? लाइन जो ब्लू कलर से खींचा हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ब्लू लाइन होता है? वो तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना। तो ब्लू लाइन किस किस के बीच में बाउंड्री क्रिएट करती है? डिमार्केशन लाइन है, किस किस के बीच में है? अटैक हुआ था यहाँ पे, ठीक है। हजबुल्ला का नाम सुना है? मिलिटेंट ग्रुप है। जब ये मैं बोल दूंगी तो आप आराम से बता दोगे। बिल्कुल, इजराइल और लेबनान। तो इनके बीच में एक डिमार्केशन लाइन है जिसको कहते हैं क्या? ब्लू लाइन। न्यूज में था आपके, क्यों? क्योंकि अटैक किया है हजबुल्ला ने इस ब्लू लाइन पे, ठीक है। कहाँ के हैं ये हजबुल्ला मिलिटेंट? ये लेबनान बेस्ड मिलिटेंट है जो इजराइल के अगेंस्ट काम करते हैं। इनको इजराइल नहीं पसंद है, ठीक है, इसीलिए अटैक किया। कहाँ पे? ब्लू लाइन पे किया। किसके किसके बीच में है? लेबनान और इजराइल के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सी, यहाँ है लेबनान, इधर है इजराइल, और ये है रेड कलर से है, बट ये है, इसको कहते हैं हम क्या? ब्लू लाइन है। ओके, बिल्कुल याद रखना है। यूनाइटेड नेशन ने ड्रॉ किया था और ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, डिमार्केशन लाइन है। ठीक, चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो बाकी चीजें हैं जो हमने कल पढ़ा है। क्या? डेरियन गैप कल पढ़ा था ना, इस्थमस के बीच में, पनामा इस्थमस पे है। पनामा इधर था, फिर पनामा था, इधर इस्थमस था, डेरियन गैप कह रहे थे, और इधर क्या था? कोलंबिया था। इलीगल माइग्रेंट यहाँ से होते हुए जा रहे थे कहाँ? अमेरिका। बहुत ही मडी और फॉरेस्ट एरिया था। डेरियन गैप इज बिटवीन कोलंबिया एंड पनामा। कल ही पढ़ा था। इजराइल का पढ़ लिया, ब्लू लाइन। चलो ठीक है, चाइना और वियतनाम को लेके हमने क्या जाना था? बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, गुल्फ ऑफ टॉनकिन। ठीक है, किसके किसके बीच में है? चाइना और वियतनाम के बीच में है क्या? गुल्फ ऑफ टॉनकिन। अर्जेंटीना, बोलिविया प्लस पेरू, ये मिलके क्या बनाते हैं बाबू? ये मिलके बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, क्या बनाते हैं? लिथियम ट्रायंगल, ABP। ठीक है, सॉरी पेरू नहीं, चिली, ABC। तो ABC ये मिलके बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल। क्या बनाते हैं? अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। सो कोलंबिया और पनामा के बीच में क्या है? डेरियन गैप, इजराइल, लेबनान, ब्लू लाइन, चाइना, वियतनाम, गुल्फ ऑफ टॉनकिन, और अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली को मिलके बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल। बहुत ज्यादा लिथियम का भंडार यहाँ पे मौजूद है। कहाँ? अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। चलो, ये बन रहा है गेलेफू माइंडफुल प्रोजेक्ट। ये किस कंट्री का बिलोंग करता है बताइए? गेलेफू माइंडफुल परियोजना किस देश से संबंधित रखता है? ये हाल ही में वहां के
राजा ने अनाउंस किया है कि हम ये बनाएंगे, ठीक है, वहाँ के लीडर ने अनाउंस किया है कि हम गैलीलियो माइंडफुल प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये न्यूट्रल कार्बन सिटी होगा, यहाँ पे कार्बन का इमिशन नहीं होगा और वैसे ही प्रोजेक्ट रखेंगे जिससे कार्बन का इमिशन नहीं होता है, मतलब आईटी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज बनाएंगे ताकि कार्बन का इमिशन ही ना हो सके। और इतना कार्बन सेंसिटिव कंट्री कौन सा है? भूटान है, ठीक है। तो भूटान का है ये क्या, गैलीलियो माइंडफुल प्रोजेक्ट। क्या है, कहता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है, फोकस करेगा नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइक एजुकेशन सेंटर्स हो गए, आईटी इंडस्ट्रीज हो गए, और इसमें इंडिया को भी सपोर्ट चाहिए, करना बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? भूटान बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, चाइना अपना प्रेजेंस हर जगह बनाना है, तो इंडिया को भी चाहिए कि वो भी अपना प्रेजेंस काउंटर करने के लिए चाइना को बनाए। और वैसे भी भूटान और इंडिया का रिलेशन तो काफी बढ़िया है ही, ठीक है, तो इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। क्या सिग्निफिकेंस कैरी करता है ये गैलीलियो माइंडफुल प्रोजेक्ट? तो वहाँ की जो टूरिज्म है भूटान की उसको बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा भूटान को, और जियोपॉलिटिकल जो भी कंसर्न है भूटान का चाइना को लेके उसको भी एड्रेस करेगा। कौन? गैलीलियो प्रोजेक्ट भूटान का है, बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इंडिया क्या करेगा? इंडिया इन्वेस्ट करेगा, इनको पावर सप्लाई देगा, किनको? भूटान को। गैलीलियो माइंडफुल प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। चलो, बांग्लादेश को लेके कल क्या पढ़ा था? नुमालीगढ़ जो असम बेस्ड रिफाइनरी लिमिटेड है, उन्होंने अपना पहला ओवरसीज ब्रांच खोला है, कहाँ? बांग्लादेश में। चलो ठीक है। पाकिस्तान को लेके कल ही पढ़ा था, अग्नि 5 हमने लॉन्च किया था, टेस्ट किया था, तो डर गए थे बेचारे, और इन्होंने कहा कि आपने हमें प्री नोटिफाई नहीं किया, आपने साइन किया था 2005 में, क्या कि हम जब भी, आप या हम दोनों में से जब भी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेंगे तो हम 3 दिन पहले 5 जो भी विंडो जोन है उसके 3 दिन पहले प्री नोटिफाई करेंगे, बट आपने इस एग्रीमेंट को कंप्लाई नहीं किया। किसने कहा? पाकिस्तान ने। तो हमने क्या पढ़ा? इंडिया और पाकिस्तान ने 2005 में एक डील साइन की थी प्री नोटिफिकेशन फॉर टेस्ट इन बैलिस्टिक मिसाइल को लेके, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। अग्नि 5 मिशन दिव्य अस्त्र के अंडर में लॉन्च किया गया था। क्या था? लॉन्ग रेंज मिसाइल था, बैलिस्टिक मिसाइल था, सरफेस टू सरफेस काम करता है अग्नि 5, MIRV टेक्नोलॉजी पे भी काम करता है, ये भी पढ़ा था। चलो ठीक है। म्यांमार बहुत बार पढ़ा है। अरुणा मामी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये जो है, और मिजोरम, ये जो है, ये 4 कंट्री, ये जो 4 स्टेट्स है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर करती है। और FRM फ्री रिजीम मूवमेंट इंडिया ने स्टार्ट किया था म्यांमार के साथ 2018 में। क्या था FRM? 16 किलोमीटर की दूरी तक हम आपके यहाँ जा सकते हैं और 16 किलोमीटर की दूरी से आप हमारे यहाँ सकते हैं, बस एक पास की जरूरत पड़ेगी, कोई वीजा का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये FRM रिजीम को स्क्रैप कर दिया। किसके साथ थी? म्यांमार के साथ थी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल याद रखना है। चलो, काफी फैक्चुअल है। नौसेना भवन, ये किस प्लेस पे अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है हमारे राजनाथ सिंह जी ने? बताइए। ये इंडियन नेवी है और इनका पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर होगा, नौसेना भवन। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बताओ जल्दी। स्वतंत्र मुख्यालय है नौसेना भवन, बिल्कुल न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने बिल्डिंग स्टार्ट किया है, क्या? नौसेना भवन, दिल्ली कैंटोनमेंट में, बिल्कुल याद रखना है। नहीं याद जाएगा कोई बात नहीं, कान खोल के सुन लो, बार बार इतना बार बोलूंगी ना कि नींद में भी याद आएगा। विशाखापट्टनम मिलन एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया गया था। तेलंगाना को लेके हमने कल क्या पढ़ा था? जल्दी से बताओ। पंडवुला गुट्टू, ठीक है, जियो हेरिटेज साइट को ऑफिशियली इनको डिक्लेयर किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। क्या था? पंडावलू गुट्टू। ओके। अरुणाचल प्रदेश हमारे मोदी जी ने किया था, पहना था हेडगियर नाइसी ट्राइबल का जो है अरुणाचल प्रदेश के। और क्या इनॉग्रेट किया था उन्होंने? एक तो दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पे है? दिबांग नदी पे है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया था? पहला ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, मतलब पहला नहीं बट वहां पे किया था उन्होंने, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का पहला। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। चलो, और नई दिल्ली में क्या हुआ? नौसेना भवन हुआ। ऑलरेडी डिस्कस है बट कुछ नई डेवलपमेंट्स निकल के आई हैं, वो डिस्कस करेंगे, इसलिए क्वेश्चन है। बहुत इजी है, मुझे पता है, तो बताओ जल्दी से। बहुत इजी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है, ठीक है, पास किया गया है। किन के द्वारा पास किया गया है? जल्दी से बताइए, बताइए। AI अधिनियम 2024, पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का AI के लिए एक्ट लाया है जो रेगुलेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। बहुत जरूरी है। किसने लाया है? ये लाया है यूरोपियन यूनियन ने। पहले भी हमने डिस्कस किया था
क्या कि यूरोपियन यूनियन ने लाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट, और ये इस तरह का पहला ऐसा लॉ लाया गया है, ग्लोबली ऐसा देखा गया है। और इन्होंने क्या किया है ना कि ये जो एआई एक्ट है इनका, ये जो भी एआई सिस्टम है इसको रिस्क की कैटेगरीज पे डिवाइड करता है। ओके, कैसे डिवाइड करता है? जैसे ये हो गया अनएक्सेप्टेबल रिस्क, कि ऐसा एआई जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, और वो हो गया प्रोहिबिटेड, जैसे कि जो मास सर्विलेंस रखता है, मैनिपुलेट करता है बिहेवियर्स को, हार्म कॉज करता है, इस तरह का अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयू में आता है, यूरोपियन यूनियन में आता है, तो वो बैन है, प्रोहिबिटेड है, और ये है अनएक्सेप्टेबल रिस्क जोन में। ठीक है, उसके अलावा फिर हाई रिस्क जोन बनाया। हाई रिस्क जोन क्या होगा? तो इनको कंफर्मिटी चाहिए होगा, उनको जाके एप्लीकेशन फाइल करना होगा कि हाँ हम असेस करेंगे तभी हम आपको ग्रांट देंगे कि आप ये यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसके अंडर में? ऐसा एआई जो हाई रिस्क जोन में आता है। ये किस पे होता है? जैसे कि एजुकेशन या फिर पब्लिक सर्विस से जो रिलेटेड एआई है, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट से है, या फिर जो सेफ्टी कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल्स को रिलेटेड जो भी एआई है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, आपका असेसमेंट होगा, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा, तो वो आ जाएगा हाई रिस्क में। फिर लिमिटेड रिस्क में ट्रांसपेरेंसी आपको ऑब्लिगेशन है, मतलब आपको ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा। लिमिटेड रिस्क में क्या क्या आता है? चैटबॉट्स आ गए, इमोशन रिकॉग्निशन आ गया, बायोमेट्रिक वगैरह हो गया, डीप फेक हो गया। ठीक है, और लास्ट में मिनिमल रिस्क, जो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आराम से लाल बत्ती है जाइए, जो भी बच गया वो उसमें आ गया। ठीक है, तो 4 जोन में इस एक्ट में डिवाइड किया। हमने तब भी पढ़ा था, बोला था कि अभी एक्ट बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के थ्रू, जब चीजें निकल के आएंगी तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यही चीजें निकल के आई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। अगर फिर कुछ नई बातें जानते हैं तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एआई गवर्नर, ये सब जो टॉपिक होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, बहुत लंबा हो जाता है क्लास। अफ्रीकन समिट 37th अफ्रीकन समिट हुआ था एडिस अबाबा इथोपिया में। क्या चीजें निकल के आई थी? इन्होंने अफ्रीकन क्लब बनाया था ताकि इनका जो एजेंडा है 2063 का उसको कंप्लीट कर सके। अफ्रीकन क्लब कहाँ बना? 37th अफ्रीकन समिट में बना। उसके अलावा फिर उन्होंने डंकीज के जो स्किन है उसको ट्रेड को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि जो डंकीज का जो स्किन है वो जेलेटिन प्रोड्यूस करता है और चाइना इसका बहुत यूज कर रहे थे, जिनके चलते डंकी की जनसंख्या में भारी गिरावट देखी जा रही थी। कहाँ? अफ्रीका की कंट्रीज में। उसके बाद फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ था? अबू धाबी में हुआ था इनका मिनिस्ट्रियल मीटिंग, यूएई में। और फिर इन्होंने क्या वहां पे डेवलप किया? वुमेन्स एक्सपोर्ट इन डिजिटल इकोनॉमी। ये फंड इन्होंने स्टैब्लिश किया कहाँ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको लेके हमने डेवलपमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गिनी वर्म डिजीज के बारे में जाना था। गिनी वर्म डिजीज के बारे में जाना था। क्या था गिनी वर्म डिजीज? ड्रैकुलिसिस से फॉर्म होता है। गंदे पानी पीने के चलते कीड़ा अंदर जाता है और ब्लड के थ्रू होते हुए पैर में आ जाता है और पैर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके चलते एक्सक्रूटिंग पेन होता है। अफ्रीका वगैरह में बहुत कॉमन है, बट अब ग्लोबली सिर्फ 6 केसेस देखे गए हैं 2023 में। ऐसा किसने कहा? WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कहा। ठीक है, बिल्कुल याद रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फैक्चुअल है। सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल्स कल्चर एंड हेरिटेज किस स्टेट में खुली है? ये अर्जुन मुंडा जी ने इनका फाउंडेशन स्टोन रखा है अभी। बताइए, जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और बताइए, ये रखा है झारखंड में। ओके, तो झारखंड में इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, ओके, झारखंड में। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करेंगे। जम्मू कश्मीर, कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु क्या था? जो कैटल की तस्करी हो रही थी, जो इनके पीछे मास्टर माइंड थे, उनको पकड़ना था। कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेंगे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, केरला को क्या पड़ा था लेके? बहुत सारे डेवलपमेंट्स पर रखे हैं। सबसे पहले हाइड्रोजिनस इंडिजिनस हाइड्रोजन से संचालित फेरी बोट इनॉग्रेट किया था वर्चुअली हमारे मोदी जी ने। कहाँ स्टार्ट हुआ था? केरला में हुआ था। उसके बाद फिर कोचिन में मसालों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोडेक्स। उसके बाद फिर केरला ने और क्या किया था? केरला ने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर लिस्ट में शामिल कर दिया और कमिटीज भी बनाई इसके अंडर में, और जो वहां के सीएम है खुद हेड करेंगे वैसे कमिटीज को। कहाँ के? केरला। और उड़ीसा को लेके कल ही पढ़ा था, कल नहीं परसों पढ़ा था कि उन्होंने पहला ऐसा जगह खोला है क्या? इंडोर गेम्स के लिए और फिर एक्वेरियम एक्वेटिक स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, पहला इंडोर फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स एंड एक्वेटिक स्पोर्ट्स। ठीक है, चलो, टॉप 10 मिनिस्टर्स इन ग्रीवियंस रिडर्सल असेसमेंट इंडेक्स। ठीक है, किसको मिला है?
सबसे पहले ये जो भी शिकायत होती है उनका निवारण करते हैं, कंसिस्टेंटली रैंक किए हैं ये, ठीक है। शिकायत निवारण आकलन सूचकांक में कौन सा मंत्रालय है जो लगातार 10 शीर्ष मंत्रालय में स्थान पर रहा है? कंसिस्टेंटली रैंक अमॉन्ग्स द 10 टॉप मिनिस्ट्रीज। बताइए कौन सबकी शिकायत सबसे पहले सुनता है और उसको रिड्रेस करता है? हमारे अमित शाह जी की जो मिनिस्ट्री है ना, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सबकी बात सुनते हैं और उसको ठीक भी करते हैं, ठीक है, उनका निवारण भी करते हैं। तो कंसिस्टेंटली रैंक अमॉन्ग द टॉप 10 मिनिस्ट्रीज ड्यूरिंग 23-24 इन, चलो, ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स में होम मिनिस्ट्री जो है हमारी वो रही है। चलो ठीक है। सोशल जस्टिस बहुत बार पढ़ा है, अभी ताजा ताजा आया है। क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अंडर पीएम सूरज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए क्या स्टार्ट किया था? मेरा पहला वोट देश के नाम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसके साथ मिलकर किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कल ही पढ़ा था हमने, इथेनॉल 100, ठीक है, ये फ्यूल इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया है। क्या है? बहुत अच्छा फ्यूल है, आपका इन्वायरमेंट इंपैक्ट कम होगा। और इसकी कितनी थी? 100 से 105 थी, क्या ऑक्टेन। चलो, किस आईआईटी ने कोलैबोरेट किया है विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर अप्लाइड रिसर्च? इसराइल के साथ किस आईआईटी ने कोलैबोरेट किया है फॉर अप्लाइड रिसर्च एरोस्पेस की फील्ड में? बताइए। ये बहुत इजी है और बिल्कुल नहीं डरना है। जो ऑप्शन है ना, सारा हमने बहुत बार रिविजन कर रखा है, फिर से करेंगे। अभी इसका आंसर क्या है? आईआईटी दिल्ली है। तो आईआईटी दिल्ली ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है, ठीक है, एरोस्पेस के फील्ड में ज्वाइंट रिसर्च करने के लिए। आईआईटी जोधपुर कल ही पढ़ा था, क्या इन्होंने अनमैन व्हीकल बनाया है जो हाइब्रिड है और दोनों ही हवा और पानी में चलता है। किसने बनाया? आईआईटी जोधपुर ने। मद्रास को लेके क्या पढ़ा था? मिनी स्पेस बनाएंगे बाय 2025। और क्या करेंगे इस मिनी स्पेस में? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने, बाय 2025। और गुवाहाटी लार्जेस्ट फैसिलिटी बनाई जहां पे वो जो ड्रोन पायलट है उनको ट्रेनिंग दे सके। किसने बनाई है? आईआईटी गुवाहाटी ने बनाई है। बहुत बार रिवाइज कर लिया है बाबू, बस कान खोल के सुनो। काफी फैक्चुअल। संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला है अभी 2024 का? बताइए। 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार के विजेता के रूप में किन्हें चुना गया है? इसका आंसर टीएम कृष्णा, ठीक है। तो टीएम कृष्णा जी हैं, इनको संगीत कला निधि का अवार्ड मिला है। और नीना प्रसाद जो है, इनको नृत्य कला निधि का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये सिमिलर टू ऑस्कर ही है कार्नेटिक म्यूजिक के एरिया में, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कौन देता है? म्यूजिक एकेडमी जो चेन्नई में है। क्या मिला है? संगीत कला निधि अवार्ड मिला है। किसको मिला है? टीएम कृष्णा को मिला है। और नृत्य कला निधि मिला है नीना प्रसाद को मिला है। देवेंद्र झाझड़िया पढ़ रखा है, पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं देवेंद्र झाझड़िया। जैवलिन थ्रोअर है और 2 बार हमारे लिए गोल्ड ला चुके हैं। सुनील मित्तल, चार्ल्स III के द्वारा इनको मिला है क्या? नाइटहुड का अवार्ड। और चार्ल्स III के जो बेटे हैं उनकी बहू गायब है, सबको पता है और बहुत न्यूज में भी है। क्या नाम है? कोई भरोसा नहीं है। बीपीएससी वाले ने पूछ लिया था ना लास्ट ईयर, एज क्या था उनका, जो चार्ल्स III की मम्मी थी। तो कवर करके रखना है हर एक चीज। और एस सोमनाथ, क्या मिला इनको? ये एक गूगल का ना, वेयर्स केट मिडल्टन, ठीक है, बहुत न्यूज में चल रहा है, गायब हो गई है। चार्ल्स III की बहू है। और चार्ल्स III कौन है? जिन्होंने सुनील मित्तल को नाइटहुड अवार्ड से नवाजा है। एस सोमनाथ, केपी नाम्बियार अवार्ड इनको मिला है, एस सोमनाथ को। इसरो के चेयरमैन, इनको कहाँ से मिल जाएगा? ऑब्वियसली मेरा इंटेंशन आपको पता है, रिवाइज करना है। तो टीएम कृष्णा संगीत कला निधि अवार्ड, बिल्कुल नहीं डरना है। और नीना प्रसाद क्या मिला है उनको? डांस के क्षेत्र में, बिल्कुल याद रखना है, भूलने वाली बात ही नहीं है। रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।